हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैटल आईएएस। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम 30th ऑफ सितंबर का न्यूज़पेपर एनालिसिस करेंगे। इसमें टोटल मैंने 6 आर्टिकल लिए हैं। जिससे पहला आर्टिकल बात करता है उड़ीसा गवर्नमेंट ने जो लेबर और एजुकेशन रिफॉर्म्स लाए हैं। मैं इस आर्टिकल में आपको समझाऊंगा कौन कौन से लेबर रिफॉर्म्स हैं, फिर थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड लेके जाऊंगा कि क्या थे लेबर रिफॉर्म्स, क्यों ज़रूरत थी। फिर आपको फैक्ट्री एक्ट समझाऊंगा, ट्रेड यूनियन के बारे में बताऊंगा, इनसे कनेक्टेड जो पीवाईक्यूज उठे हैं वो बताऊंगा, लेबर लॉस के बारे में आपको बताऊंगा, फिर जो एजुकेशन रिफॉर्म्स आए हैं मैं उसका डिस्कशन करूंगा, फिर सबसे कनेक्टेड जो पीवाईक्यूज उठे हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। अगर आप ईपीएफओ की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पे लेबर लॉज आपके लिए काफ़ी ज़्यादा रिलेवेंट होगा, क्योंकि मैं फैक्ट्री एक्ट 1948, फैक्ट्री एक्ट 1881 इन सब के बारे में भी आपके साथ डिस्कशन करूंगा और एक बहुत ही अच्छी अंडरस्टैंडिंग आपको होगी। यू डोंट हैव टू वरी, जस्ट आप एक कॉपी पेन लेके बैठिए। बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आपको खुद रियलाइज होगा कि आपने कितनी सारी चीज़ें सीखी हैं। अब सेकेंड आर्टिकल बात करता है कि जो गवर्नमेंट या पार्लियामेंट की बात करें तो उसमें एक कमिटी होती है जिसका नाम होता है पब्लिक अकाउंट कमेटी। तो इसने गवर्नमेंट से सवाल पूछे हैं कि भाई जो यूएस ने टैरिफ लगाया है उसका क्या इम्पैक्ट होगा इंडियन एक्सपोर्ट पे। तो आपको मैं बताऊंगा गवर्नमेंट ने क्या रिस्पांस दिया है, वो तो एक करंट इन्फॉर्मेशन हो गई। लेकिन इसी के साथ मैं आपको पब्लिक अकाउंट कमेटी के बारे में बताऊंगा, कैसे ये वन ऑफ 3 फाइनेंशियल कमिटीज़ है। एस्टिमेट कमेटी क्या होती है, पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी क्या होती है, ये सारी की सारी चीज़ों की एक अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग आपके पास हो जाएगी। फिर इससे कनेक्टेड जो पीवाईक्यू है वो भी आपके साथ में डिस्कस करूंगा। फिर जीएस2 2017 में देखिए क्वेश्चन आया हुआ है कि आपको डिस्कस करना है पीएसी का रोल एस्टेब्लिशिंग अकाउंटेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट टू द पीपल। अब मैं यहाँ पे आपके साथ एक मॉडल आंसर प्रोवाइड करूंगा और उस मॉडल आंसर की जो रेलेवेंस होगी वो एज इट इज़ आर्टिकल पे होगी, ताकि आपको प्रैक्टिकली समझ में आए। आप लक्ष्मीकांत से पढ़ तो लोगे पब्लिक अकाउंट कमेटी, लेकिन पब्लिक अकाउंट कमेटी रियलिटी में कैसे प्रैक्टिकल लेवल पे काम कर रही है, करंट अफेयर्स आपको उस चीज़ में मदद करता है। थर्ड आर्टिकल बात करता है इंडिया और भूटान के बीच में रेल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट लॉन्च हुए हैं। मैं बताऊंगा कहाँ पे कौन से रीजन में इंडिया के हैं, फिर भूटान के कौन कौन से प्लेसेस को कनेक्ट करेंगे, इसका क्या इम्पैक्ट होगा ओवरऑल, वो भी आपके साथ में डिस्कस करूंगा। ये जीएस पेपर 2 के लिए भी रेलेवेंट है बेटा, क्योंकि यहाँ पे जो नेबरहुड रिलेशंस होते हैं वो काफ़ी रेलेवेंट होते हैं। साथ ही साथ जीएस पेपर 3 जो इकोनॉमी सेक्शन है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा, उसमें भी इसकी काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंस है। फिर हमारा फोर्थ आर्टिकल बात करता है वेसिनार अरेंजमेंट में क्या रिफॉर्म्स लाने की ज़रूरत है करेंटली जो क्लाउड एरा चल रहा है। क्लाउड एरा मतलब जो एआई का ज़माना चल रहा है, जो डिजिटल रिफॉर्म्स हो रखे हैं, जो डिजिटलाइजेशन बेसिकली हो रखा है, तो उसमें क्या वेसिनार अरेंजमेंट में कुछ रिफॉर्म लाने की ज़रूरत है। तो उसके लिए पहले आपको पता होना चाहिए भाई होता क्या है वेसिनार। मैं आपको इन डिटेल बताऊंगा वेसिनार, फिर आपको ऑस्ट्रेलियन ग्रुप के बारे में बताऊंगा। इन दोनों से क्वेश्चन उठे हैं, मैं वो भी आपके साथ डिस्कस करूंगा। आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, मैं जब भी आपको कुछ भी पढ़ाता हूँ तो सीएसपी मेथड जो मैंने निकाल रखा है आप सबके लिए, वो काफ़ी ज़्यादा रिलेवेंट होता है। सी फॉर करंट अफेयर में लूँगा, फिर उस करंट अफेयर में अगर कोई स्टैटिक टर्म है मैं उसको एक्सप्लेन करूँगा, फिर उससे कनेक्टेड जो पीवाईक्यूज होते हैं मैं वो भी आपके साथ डिस्कस करता हूँ। और आप यहाँ पे देखेंगे कि वेसिनार के ऊपर भी सवाल है, ऑस्ट्रेलियन ग्रुप के ऊपर भी सवाल है। फिफ्थ आर्टिकल बात करता है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक हुई है, तो उसमें क्या आउटलुक है या क्या उसका आउटकम निकला है मैं बताऊंगा। वो तो क्या होगा, करंट इन्फॉर्मेशन हो गई, लेकिन मैं आपको मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की पूरी स्टैटिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगा और उससे कनेक्टेड जो पीवाईक्यूज उठे हैं वो भी आपके साथ में डिस्कस करूंगा। लास्ट आर्टिकल बात करता है इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो इंडिया में हुई है अगस्त के महीने में, यहाँ पे मैं डिस्कस करूंगा। इसी में आपको IIP समझाऊंगा, जिसे हम लोग आपको कहते हैं इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन या इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन भी कहते हैं। इसे में आपको मैं इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज भी समझाऊंगा। दोनों से क्वेश्चन उठे हुए हैं, इसी वजह से ये मैंने आर्टिकल लिया है। अगर आप फ्रीक्वेंटली डेली वीडियोस देख रहे हैं तो आपको एक आइडिया लग चुका होगा कि मैं जब भी कोई आर्टिकल पिक करता हूं तो एब्सोल्युटली 100% रिलेवेंट होता है आपके यूपीएससी के लिए। यहाँ पे मैंने स्पोर्ट्स के भी एक क्वेश्चन लिए, राइडर कप पे कौन जीता है, मैं आपको वो भी समझाऊंगा। फिर आपकी जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप जो एयर पिस्टल में है वो भी आपके साथ में बताऊंगा। तो एक स्टैटिक इन्फॉर्मेशन बेसिकली हो जाएगी। बट मेन चीज़ क्या है, जो मैं आर्टिकल पिक कर रहा हूँ वो आपके एब्सोल्यूट
एब्सोल्यूट रेलेवेंस रखते हैं आपके पीवाईक्यू के लिए, चाहे आप मेंस की बात करो या फिर प्रीलिम्स की बात करो। इस पूरे आर्टिकल का पूरी समरी का पीडीएफ आप बैटल आईएएस के टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। कभी भी कोई भी आपको क्वेरी होती है तो बैटल आईएएस 16 पे आप अपनी क्वेरी, अपनी कन्फ्यूजन्स, डाउट आप पूछ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहला आर्टिकल। पहला आर्टिकल बात करता है उड़ीसा गवर्नमेंट ने लेबर और एजुकेशनल रिफॉर्म्स लेके आई है। सबसे पहले टू द पॉइंट बताऊं कौन कौन से लेबर रिफॉर्म्स और लेबर लॉ चेंजेस हुए हैं। सबसे पहली चीज़ क्या है, जो डेली वर्किंग आवर है उनको बढ़ा के 10 घंटे कर दिया है, लेकिन वीकली कैप 48 घंटे ही रहेगी। तो अभी तक क्या होता था भैया, एक वीक में केवल 48 घंटे काम हो सकता है। ये आईएलओ का, जिसे इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, उनका स्टैंडर्ड है भैया 48 घंटे आप एक लेबर से काम ले सकते हो। तो 48 घंटे होता तो जनरली क्या तरीका होगा भैया, एक दिन में 8 घंटे काम करोगे, तो इस अनुसार काम होता था। लेकिन अब गवर्नमेंट ने कहा है कि भाई आप जो है 10 घंटे लेबर काम कर सकता है, लेकिन ये 10 घंटे 48 घंटे जो वीकली का कैप नहीं क्रॉस करना चाहिए। ये नहीं है कि भैया अगर 6 दिन काम कर रहा है तो यहाँ पे जनरली क्या हो रहा था 6 × 10 तो 60 हो गया अगर देखा जाए, तो ये नहीं होना चाहिए। आप उनसे 5 ही दिन काम कराओ, लेकिन 48 घंटे का कैप नहीं क्रॉस होना चाहिए। ठीक है, तो ये थोड़ा बहुत अभी भी स्केप्टिकल है कि इसका इम्पैक्ट ठीक क्या होगा। कंटिन्यूअस अप टू 6 घंटे तक काम अलाउ कर दिया गया है। ओवर टाइम की लिमिट भी इंक्रीज कर दी गई है। ठीक है, साथ ही साथ वुमेन के लिए नाइट शिफ्ट भी कहीं ना कहीं परमिट हो गई है जितनी भी फैक्ट्रीज हैं उसमें, लेकिन उसके लिए रिटन कंसेंट का होना ज़रूरी है। तो जो मेजर रिफॉर्म्स हैं उसको आप ज़रूर लिखिए, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे जीएस पेपर 1 और 2 में, वहाँ पे जो गवर्नमेंट रिफॉर्म्स लाते हैं सोशल सेक्टर, ये सब क्या है, ये सोशल सेक्टर ही तो है। यहाँ पे कहीं ना कहीं लेबर की बात हो रही है, वुमेन की बात हो रही है, वल्नरेबल पीपल की बात हो रही है, तो ये इस वजह से रेलेवेंट हो जाता है। अगर मैं आपको एजुकेशन रिफॉर्म के बारे में बताऊं तो यहाँ पे गोदा बरिशा आदर्श विद्यालय स्कीम, जिसमें क्या हो, ग्राम पंचायत लेवल पे स्कूल्स बनाए जाएंगे और इस स्कूल का मेन ऑब्जेक्टिव होगा इंक्लूसिव और क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करना। तो एजुकेशन रिफॉर्म तो चलो एक स्टेट लेवल की बात है, लेकिन जो लेबर लॉज में चेंज हुआ है वो काफ़ी ज़्यादा रिलेवेंट हो जाता है आपके लिए। तो हमको अब लेबर लॉस के ऊपर बात हो रही तो पता भी होना चाहिए लेबर लॉस क्या है। अगर आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो इस आर्टिकल में फैक्ट्री एक्ट 1948 पे भी बात हुई है। ठीक है, ये सब क्या है, ये सारे आपके स्टैटिक पोर्शन है, यही तो सीएसपी है। तो सी फॉर क्या है, करंट में तो आपका ये हो गया जो मैंने आपको 1 लाइन में समझा दिया। अब हमारा उद्देश्य है कि हम चलते हैं स्टैटिक पोर्शन पे। स्टैटिक पोर्शन पे जाने से पहले एक बार पॉजिटिव इंपैक्ट समझ लेते हैं जो उड़ीसा गवर्नमेंट ने लेके आई है। अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये केवल उड़ीसा गवर्नमेंट में आप नहीं यूज़ कर सकते, ओवरऑल नेशनल लेवल पे कोई भी स्कीम है लेबर से रिलेटेड, वहाँ पे आप इन पॉजिटिव इंपैक्ट को, नेगेटिव इंपैक्ट को ओवरऑल समझ सकते हो। अगर पॉजिटिव बताऊँ तो इंडस्ट्री फ्रेंडली है, लॉन्गर शिफ्ट होगी, फिर से क्या होगा, ओवर टाइम सीलिंग भी है, इससे प्रोडक्टिविटी बढ़ने के चांसेस हैं क्योंकि अब लेबर लोग ज़्यादा काम करेंगे। इन्वेस्टमेंट बूस्ट होगा, लोगों को लगेगा अब हम 10 घंटे काम करवा सकते हैं लेबर से, तो फिर कहीं ना कहीं क्या इन्वेस्टमेंट बूस्ट होगा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ेंगी, अर्निंग्स भी बढ़ने के चांसेस हैं क्योंकि ओवर टाइम होगा तो कहीं ना कहीं वेजेस भी बढ़ेंगी। नेगेटिव इंपैक्ट क्या है, नेगेटिव इंपैक्ट ये है कि इंडिया में सब कुछ बहुत ही परफेक्ट रहता है ऑन पेपर, बस फर्क ये है कि ऑन पेपर सब कुछ परफेक्ट रहता है, बट व्हेन इट कम्स टू एग्जीक्यूशन वहां पे सारा खेला हो जाता है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं कहा जा रहा है वर्कर की फैटीग के चांसेस हैं, एक्सप्लॉयटेशन रिस्क है क्योंकि बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव ब्यूरोक्रेटिक लूप होल्स हैं। अगर उन सब लूप होल्स को नहीं फिल किया गया तो चांसेस हाई हैं कि ये जो पॉजिटिव वे में या पॉजिटिव उद्देश्य रख के बनाई गई है स्कीम या लॉज में चेंज किए गए हैं, वो एक एक्सप्लॉयटेशन का जरिया बन जाएंगे। वुमेन की सेफ्टी का कंसर्न भी है, जब दिल्ली जैसे शहरों में वुमेन पीपल या जो फीमेल्स हैं दे आर नॉट फीलिंग सेफ, तो आप उड़ीसा जैसे रीजन में कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो अगर नाइट शिफ्ट में वुमेन काम करेंगी तो उनकी स्ट्रॉन्ग सेफ्टी, ट्रांसपोर्टेशन, मॉनिटरिंग सिस्टम का बहुत ही स्ट्रिंजेंट और एक स्ट्रॉन्ग उसका होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्वालिटी ऑफ लाइफ पे इम्पैक्ट होने का खतरा है कि इससे वर्क लाइफ बैलेंस इम्पैक्ट हो सकता है। तो ओवरऑल देखा है शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट तो होगा कि भैया इंडस्ट्रियल ग्रोथ बूस्ट हो क्योंकि 10 घंटे काम होगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में जो इसकी इफेक्टिवनेस है, जो लॉज में चेंज किए गए हैं, वो डिपेंड करी कितने अच्छे से इसका एनफोर्समेंट हो रहा है, कितने अच्छे तरीके से जो लॉज में चेंजेस हैं उन प्रोविजंस को कैसे फॉलो किया जा रहा है। क्योंकि प्रोविजंस में कहा गया ओवर टाइम करोगे तो आपको एक्स्ट्रा मिलेगा, सेफ्टी, रेस्ट और ये सब इंक्लूड किया गया, लेकिन व्हेन इट कम्स टू रियलिटी ऑन ग्राउंड वहाँ पे चीज़ें फॉलो नहीं हो पाती हैं।
तो ये मैंने आपको पॉजिटिव नेगेटिव ओवरऑल बता दिया। अब देखो यहाँ पे आपको पॉजिटिव नेगेटिव ओवरऑल नहीं लिखा, लेकिन मैंने आपको इसलिए प्रोवाइड किया ताकि आपके दिमाग में एक अंडरस्टैंडिंग बन सके कि किस तरीके से आपको एक टॉपिक को समझना है मल्टी डायमेंशनल वे में। अब मैं आपको बताता हूँ फैक्ट्री एक्ट। आपने नोटिस किया होगा फैक्ट्री एक्ट की बात हो रही है, तो यहाँ पे मैं समझाता हूँ फैक्ट्री एक्ट की इवोल्यूशन कैसे हुआ। अब वर्ड से समझो फैक्ट्री एक्ट मतलब फैक्ट्री में कैसे काम होगा, फैक्ट्री में किस तरीके से लोग रहेंगे, फैक्ट्री में कौन आता है, लेबर वर्कर्स ही तो आते हैं। तो ये उनके लिए बनाया गया अधिनियम था बेसिकली। सबसे पहला फैक्ट्री एक्ट 1881 में आया था। इसको पहला लेजिस्लेशन कहते हैं, जिनका उद्देश्य था वुमेन और चिल्ड्रन को प्रोटेक्ट करना। इसमें जो चाइल्ड वर्किंग आवर थे उसको लिमिट किए गए थे। बेसिक हेल्थ और सेफ्टी रूल्स के बारे में बात की गई थी। कोई भी वेजेस के ऊपर कोई नियम नहीं था। ट्रेड यूनियन के ऊपर कोई भी इसमें मेंशनिंग नहीं थी, ध्यान रखिएगा। फैक्ट्री एक्ट में ट्रेड यूनियन के ऊपर कोई बात नहीं थी। उसके बाद सब्सिक्वेंटली 1911, 1922, 1934 में फैक्ट्रीज एक्ट में आगे अमेंडमेंट्स हुए हैं, लेकिन धीरे धीरे एक ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट हुआ है, आप ऐसा कह सकते हो। वर्किंग आवर को रिड्यूस किया गया, सेफ्टी नॉर्म्स को और मजबूत बनाया गया। तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं दिखाई गई कि जो प्रेशर हो रहा था आईएलओ की तरफ से, फिर जो लेबर का अनरेस्ट, जो लेबर की अलग अलग वो लोग बोलते हैं ना रेवोल्यूशन, देखा जाए तो आप अगर पूरा नोटिस करोगे तो 1900 से लेकर के 1947 का जो समय है वो बहुत ही बड़ा, आप कह सकते हो मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट फेस दोनों के बीच का एक ऐसा इंटरसेक्टिंग पॉइंट है जहां पे हर एक इंसान अपनी तरफ से कोशिश कर रहा था ब्रिटिश के अगेंस्ट खड़े होने की। बस किसी का तरीका एक नॉर्मल वाला था, मॉडरेट को देखा जाए, एक्सट्रीमिस्ट को देखा जाए तो उनका तरीका थोड़ा सा एग्रेसिव वाला था, बट दे ऑल वर पुटिंग प्रेशर ओवर ब्रिटिश एम्पायर। तो कहीं ना कहीं कह सकते हो जो लेबर में अनरेस्ट था और जो प्रेशर उनके ऊपर बन रहा था, तो इसके वजह से कहीं ना कहीं क्या हुआ, ये फैक्ट्रीज एक्ट में इतने सारे चेंजेस किए गए। फिर फाइनली आपका बनता है 1948 का, यहाँ देखोगे एक्ट आता है। लेकिन उससे पहले यहाँ पे मैंने बात की कि ट्रेड यूनियन के बारे में बात नहीं है, तो ट्रेड यूनियन भी हमें पता होना चाहिए। ट्रेड यूनियन लीगल कब बना इंडिया में, वो बना इंडियन ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 में। अब जितनी चीज़ें बता रहा हूँ बेटा सब आपके अगर ईपीएफओ का फॉर्म भरोगे तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है सारी की सारी चीज़ें, ठीक है। तो अब यहाँ पे ट्रेड यूनियन की ज़रूरत क्यों है? फैक्ट्री एक्ट 1881 में तो कोई बात नहीं की गई थी, लेकिन आगे चल के इस चीज़ की ज़रूरत हुई क्योंकि लेबर लोग क्या कर रहे थे, वो लोग स्ट्राइक पे जा रहे थे। तो ये हुआ कि भैया हमें ना जो ट्रेड यूनियन है, ट्रेड यूनियन का मतलब क्या होता है, मान लो एक एक्स फैक्ट्री है, उसके अंदर 500 लेबर काम कर रहे हैं, तो इन 500 लेबर की सुनवाई कहाँ पे होगी, तो इसके लिए एक यूनियन बन जाती थी। बोले कि भैया 100 अलग है, 100 अलग है, या 250 के एक यूनियन ए बन गया, यूनियन बी बन गया, अब इसका एक लीडर होगा तो उसी को ट्रेड यूनियन कहते हैं। तो जब ब्रिटिश एम्पायर ने देखा कि ट्रेड यूनियन अब ज़्यादा बन रही है, अगर हम इन सबको बंद कर देंगे तो दिक्कत होगी, तो इससे बेटर होगा इसको लीगल कर दिया जाए। तो 1926 से पहले यूनियन एग्जिस्ट कर रही थी, जैसे बॉम्बे मिल हैंड्स एसोसिएशन देखा जाए, सब क्या है, यूनियन ही थी। 1890 में एनएम लोखंडे के द्वारा ये यूनियन एस्टेब्लिश की गई थी, बट इसको कोई लीगल प्रोटेक्शन नहीं मिला था। अगर आपसे बोला जाए कि क्या यूनियन 1926 के पहले एग्जिस्ट कर रही थी, कर रही थी। एग्जाम्पल क्या है, जो एनएम लोखंडे की बॉम्बे मिल हैंड एसोसिएशन थी, लेकिन लीगल जो रिकॉग्निशन या प्रोटेक्शन था वो मिला इंडियन ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 के द्वारा। क्योंकि एम्प्लॉयर क्या करता था, अक्सर हैरास करता था, वर्कर्स को डिसमिस कर देता था, लेकिन आगे चल के क्या हुआ, जब लीगल रिकॉग्निशन मिल गई 1926 में, तो उससे ट्रेड यूनियन को इम्यूनिटी मिल गई कि भैया उनको सिविल और क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन उनके ऊपर नहीं होगा अगर कभी कोई ट्रेड डिस्प्यूट होता है। रूल्स और रेगुलेशन सेट किए गए, कैसे एक ट्रेड यूनियन का रजिस्ट्रेशन होगा, क्या क्या अधिकार होंगे यूनियन के, ठीक है। तो ये बेसिकली आपको पता होना चाहिए ट्रेड यूनियन के रिगार्ड में। अब हम बात करें फैक्ट्री एक्ट 1948, जो पोस्ट इंडिपेंडेंस आया था एक्ट, इसमें एक कॉम्प्रिहेंसिव लॉ कहा जाता है। इसमें हेल्थ, सेफ्टी, वेलफेयर, वर्किंग आवर, वुमेन और यंग वर्कर्स के ऊपर बात की गई थी। स्टैंडर्ड 48 आवर्स रखा गया, 9 आवर्स पर डे रखा गया। ओवर टाइम अगर करवाओगे इंटू 2x वेजेस देनी होगी, ठीक है। फिर अगर लेबर रिफॉर्म्स एंड कोड्स की बात करें तो 2019-20 के बीच में क्या किया गया, जो लेबर के 4 कोड्स थे, जो 4 लॉज थे, जिसमें ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड, इन सब को एक साथ मिलाया गया, पुराने लॉज को चेंज किया गया और एक कंप्लीट नया लेबर रिफॉर्म और कोड लेके आया गया। लेकिन अभी भी कुछ स्टेट्स में इसका इंप्लीमेंटेशन बाकी है। बट आपको पता क्या होना चाहिए कि जो लेबर कोड्स हैं वो पूरी तरीके से जो ओल्ड वाले लॉज थे उनको
ट्रांसफॉर्म करके लाए गए। अब उड़ीसा गवर्नमेंट का 25 का अमेंडमेंट क्या है, यहाँ पे इन्होंने 10 घंटे कर दिया है, ओवर टाइम को भी अलग कर दिया है, वुमेन को नाइट शिफ्ट में अलाउ कर दिया गया है। उद्देश्य क्या है कि इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट में बूस्ट मिले, साथ ही साथ रोजगार एम्प्लॉयमेंट में भी एक नेक्स्ट लेवल पे ग्रोथ हो सके। ठीक है, तो मैंने आपको एक अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड कर दी विद रिगार्ड टू ट्रेड यूनियन, विद रिगार्ड टू फैक्ट्री एक्ट, ये सारी अंडरस्टैंडिंग आपको हो चुकी है। अब 2017 का क्वेश्चन देख लो, इतनी आसानी से कर लोगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि क्वेश्चन आई है। फैक्ट्री एक्ट 1881 वाज पास विद अ व्यू टू फिक्स वेजेस ऑफ इंडस्ट्रियल वर्कर टू अलाउ द वर्कर टू फॉर्म ट्रेड यूनियन। अब खुद सोच के बताओ, क्या ये है फैक्ट्री एक्ट 1881? मैंने आपको अभी बताया कि भैया 1881 के एक्ट में ट्रेड यूनियन के ऊपर और जो प्रोविजन ऑन वेजेस इसके ऊपर कोई बात नहीं की गई थी। इसमें बात हुई थी किस चीज़ के ऊपर, वुमेन चिल्ड्रन वाली चीज़ के ऊपर। तो ये स्टेटमेंट एब्सोल्युटली रॉन्ग है। आप देख रहे हो यूपीएससी की टोन है, मैं उसी टोन में आपको समझा रहा हूँ जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो सके। सेकंड स्टेटमेंट, एन.एम. लोखंडे वॉज पियोनियर इन ऑर्गेनाइजिंग द लेबर मूवमेंट इन इंडिया। दिस इज एब्सोल्युटली राइट। आपको भी मैंने कहा कि ये यूनियन जो बॉम्बे मिल हैंड एसोसिएशन है किस लिए थी, भैया यूनियन ही तो थी। यूनियन है मतलब कोई ना कोई लेबर होगा, तो इनको कहा जाता है भैया ये इसके पैनियर थे लेबर मूवमेंट के ब्रिटिश इंडिया में। तो 2 इज द राइट वन। आई होप आपको एक अच्छा खासा आइडिया लग रहा होगा कैसे समझना है। अब बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट आर्टिकल पे। ये बात करता है यूएस टैरिफ का इम्पैक्ट इंडियन एक्सपोर्ट पे होगा नहीं होगा, गवर्नमेंट ने क्या रिस्पांस दिया है उसके लिए सब समझाता हूँ आपको। पहली चीज़ समझो कि यूएस ने टैरिफ लगाया है, 50% ड्यूटी अगस्त में थी। अब सोच के देखो इससे क्या हो रहा है, जो चाइना है चाइना से भी ज़्यादा डिसएडवांटेज सिचुएशन पे इंडिया को डाल दिया गया है। जनरली सबसे बड़ा दुश्मन यूएस से कौन है, चाइना, लेकिन उतना ज़्यादा टैरिफ चाइना के ऊपर नहीं जितना इंडिया के ऊपर लग चुका है। अब इससे सेक्टर पे जो इम्पैक्ट हुआ है, एक तो मैरीन एक्सपोर्ट पे रिस्क पे आया है, साथ ही साथ जो फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट है वो कहीं ना कहीं उतना ज़्यादा इम्पैक्ट पे नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं ये है कि जो मैरीन एक्सपोर्ट है वो रिस्क पे है, क्योंकि जो कोस्टल टाउन्स हैं जो इस एक्वाकल्चर में या फिर जो मैरीन एक्सपोर्ट में शामिल हैं उनके ऊपर इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा हो सकता है। तो इस वजह से हम सेक्टर बेसिस पे मैंने आपको एक इम्पैक्ट बता दिया। अगेन या ये बहुत ही डायनेमिक टॉपिक है, ये चेंज होता रहेगा, आपको इसकी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको सिर्फ एक समझा रहा हूँ ताकि करंट के रिगार्ड में आपको चीज़ें पता हों। अब गवर्नमेंट ने रिस्पांस क्या दिया, ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये पब्लिक अकाउंट कमेटी ने कुछ कंसर्न्स रेज किए। उन्होंने कहा कि भाई साहब जो आपने स्कीम्स बना रखी हैं, ठीक है, तो गवर्नमेंट ने इस रिस्पॉन्स में मतलब जो हाई टैरिफ लगे उसके रिस्पॉन्स में गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने मार्केट में डाइवर्सिफिकेशन लाया। उन्होंने कहा कि भाई चलो केवल यूएस पे डिपेंडेंस नहीं होगी, हम अपना एक्सपोर्ट जैसे मैरीन वाला है या अलग अलग एक्सपोर्ट जो है उसको हम यूरोपियन यूनियन में और अदर कंट्रीज जैसे रशिया में, अफ्रीका में एक्सपोर्ट करेंगे। इससे हमें एक नई मार्केट मिलेगी। हम न्यू मैरीन एक्सपोर्ट यूनिट्स को बनाएंगे यूरोपियन यूनियन में। इससे क्या होगा, जब इनका रजिस्ट्रेशन होगा तो हमारी डिपेंडेंसी यूएसए के ऊपर कम होगी। हम लोग एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड स्कीम लॉन्च करेंगे, जिससे इंपोर्ट कैपिटल गुड्स जो होते हैं, कैपिटल गुड का मतलब क्या होता है, ऐसे गुड्स जिससे फर्दर प्रॉफिट कमाया जाए। जैसे अगर आपसे कहा जाए कि भाई आपने ना एक स्टीचिंग मशीन लिया या फिर सिलने वाली मशीन ले रखी है, अगर आप उस सिलने वाली मशीन से अपने घर का कपड़ा सिलोगे तो वो जनरल, लेकिन अगर उसी से आप अपनी कोई दुकान खोलोगे तो कैपिटल गुड की कैटेगरी में आ जाता है। मतलब जो बड़ी बड़ी मशीनरीज होती हैं जिनका इंस्टॉलेशन फैक्ट्री में किया जाता है, उससे प्रॉफिट कमाया जाता है, उसको कैपिटल गुड की कैटेगरी में डाला जाता है। तो ये कहा गया कि भाई साहब गवर्नमेंट कह रही है कि हम लोग जो इंपोर्ट है कैपिटल गुड का उसको फैसिलिटेट करेंगे, जिससे इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस वो इम्प्रोवाइज हो सके। और जब वो इम्प्रोवाइज होगी तो इंडिया में इनबिल्ट होगी, चीज़ें इनबिल्ट होंगी तो हमारी डिपेंडेंसी यूएसए के ऊपर कम होगी। और उसी के ऊपर आप देखोगे, उसी के ऊपर पब्लिक अकाउंट कमेटी ने कंसर्न दिखाया। उन्होंने कहा कि भाई साहब ये जो ईपीसीजी स्कीम आपने बनाई है कि भैया जो इंडिया में इंपोर्टर है वो आसानी से कैपिटल गुड को इंपोर्ट कर सकता है, उस पर आप सब्सिडी दे रहे हो, लेकिन इसका इंपैक्ट मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ पे कैसे पड़ेगा, किस तरीके से ये इंपैक्ट करेगा, जो हाई टैरिफ यूएसए ने लगा रखा है उससे हमें कैसे प्रॉफिट होगा, ये सारे सवाल पूछिए। ठीक है, फिर और गवर्नमेंट ने क्या रिस्पांस दिया है, गवर्नमेंट ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के नेगोशिएशंस किए हैं। यूरोपियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, आप देखोगे अलग अलग जो यूरोपियन कंट्रीज हैं उनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, मेन ऑब्जेक्टिव है मार्केट को डाइवर्सिफाई करना, मार्केट को ऐसा बना देना कि भाई साहब हमारी डिपेंडेंसी कंप्लीटली यूएसए के ऊपर ही ना हो। ठीक है, चलो अब मैं आपको बताता हूं पब्लिक अकाउंट कमेटी के बारे में। आपको पता है पब्लिक अकाउंट कमेटी क्या है, पार्लियामेंट होती है। पार्लियामेंट क्या है, लोकसभा,
राज्यसभा और प्रेसिडेंट, तीन से मिलकर आपकी पार्लियामेंट, जनरली आप यही सुनते होगे, ठीक है। बट अभी चलो प्रेसिडेंट को छोड़ो, मैं लोकसभा राज्यसभा के रेफरेंस से बताता हूँ आपको, ठीक। तो लोकसभा राज्यसभा में जो मेंबर्स होते हैं, उन मेंबर्स को जब अलग अलग कमिटीज में डाला जाता है तो वही बन जाती हैं ओवरऑल कमिटीज, दैट्स ऑल, इतना ही समझो अभी। फिर अलग अलग टाइप की कमिटीज़ होती हैं। जो पब्लिक अकाउंट कमेटी होती है ये पार्लियामेंट्री कमेटी कहलाती है अंडर पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। इसका उद्देश्य क्या है, अब हमें पता होना चाहिए ना। अगर ये पब्लिक अकाउंट कमेटी है तो देखो, अकाउंट यहाँ पे सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट नहीं, बात करें पब्लिक अकाउंट, मतलब आपका जो अकाउंट है उसके लिए कमेटी बनाई गई। मतलब पूरे देश का जो जनता है उसकी अकाउंट की, उसकी अकाउंटिंग या उसके पैसे का किस तरीके से हिसाब किया जाएगा, उसके लिए कमेटी बनाई गई है, ठीक है। ये क्या करती है, जो कॉम्प्ट्रोलर कैग जो होते हैं, जिन्हें कॉम्प्ट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया भी कहते हैं, उनकी ऑडिट रिपोर्ट्स को क्या करते हैं, एग्जामिन करते हैं, गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर करते हैं कि भाई पब्लिक स्पेंडिंग अगर कर रहे हो थोड़ा होश में रखे करो। अगर बहुत ज़्यादा एक्सेसिव स्पेंडिंग कर रहे हैं और पब्लिक का पैसा है तो पब्लिक अकाउंट कमेटी आके बोलेगी गलत कर रहे हो। आर्टिकल 1055 में, साथ ही साथ आर्टिकल 151 इनडायरेक्टली इन चीज़ के ऊपर बात करता है। 1921 में पहली बार इसका सेटअप किया गया था। अब मैं आपको आगे बताऊं कॉम्पोजिशन। टोटल 22 मेंबर होते हैं, जिसमें 15 मेंबर लोकसभा से होते हैं, 7 मेंबर राज्यसभा से होते हैं, ठीक है। चेयरपर्सन जनरली कौन होता है, ऑपोजिशन पार्टी का जो हेड होता है, जो ऑपोजिशन पार्टी का मेंबर होता है, वो होता है कहाँ, इसका चेयरपर्सन, किसका, पब्लिक अकाउंट कमेटी का, लोकसभा से। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। फंक्शन क्या है आपको पहले बता दिया, कैग की रिपोर्ट को एग्जामिन करेंगे, पब्लिक फंड सही से यूटिलाइज हो रहा है नहीं हो रहा वो देखेंगे, गवर्नमेंट कंप्लायंस कर रही है नहीं कर रही है, जितना बजट में प्रोविजन डाला हुआ है या फिर अंधाधुंध पैसा ही उड़ा रही है, तो इन सब चीज़ों के ऊपर डिस्कशन पब्लिक अकाउंट कमेटी करती है। पावर्स क्या है, पावर इसके पास ये कि अगर कभी मीटिंग हो रही है तो यहाँ पे पेपर रिकॉर्ड ऑफिशियल्स जितने भी, उनको कॉल किया जा सकता है, उनसे सवाल जवाब किए जा सकते हैं। पार्लियामेंट से ये सवाल जवाब कर सकती है लेकिन कोई एक्शन इन्फोर्स नहीं कर सकती, मतलब इसके पास कोई एग्जीक्यूटिव पावर नहीं है। इट इज़ जस्ट लाइक एक क्रिटिक है, समझ लो। अगर गवर्नमेंट कोई काम कर रही है, पीएससी को नहीं पसंद आता, पीएससी की बैठक होगी जहाँ पे कौन है, आपको मैंने अभी बताया, 15 लोकसभा से 7 राज्यसभा से लोग होंगे, बैठेंगे, गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करेंगे, बोलेंगे भाई आप गलत कर रहे हो, लेकिन ये एक्शन में कुछ भी नहीं कर सकते, इसमें कोई भी रोल नहीं है इन लोगों का। दे आर जस्ट लाइक अ क्रिटिक, ठीक है। इनके पास कोई रियल पावर नहीं है, लेकिन ये फाइनेंशियल ओवरसाइट मैकेनिज्म में काफ़ी मदद करते हैं। मतलब ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाते हैं क्योंकि जनता की आंखों को ये प्रॉपर तरीके से खोलने में मदद करते हैं। अगर पार्लियामेंट अंधाधुंध काम करेगी तो वहाँ पे ये पब्लिकली आएंगे, पब्लिक अकाउंट कमेटी के लोग, मेंबर्स, ये बोलेंगे कि भैया ये चीज़ गलत हो रही। तो गवर्नमेंट के ऊपर एक मॉरल ऑब्लिगेशन होती है, अगर पीएससी कुछ बोल रही है तो उसको सुनो, उसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो ये इंश्योर करती है अकाउंटेबिलिटी, पर्टिकुलरली देखा जाए फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी। लिमिटेशन देखा जाए ये केवल रिकमेंड कर सकती है। अगेन ये जो इतनी डिटेल में चीज़ें बता रहा हूँ अभी आपको समझ में आएगा, क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। GS2 2017 का क्वेश्चन याद आया जो मैंने फर्स्ट पेज पे ही डिस्कस किया था। ये सारे बताने का कारण यही है क्योंकि आप क्वेश्चन सॉल्व कर सको, ठीक है। अगर क्विक फैक्ट में बताऊं तो पब्लिक अकाउंट कमेटी वन ऑफ द फाइनेंशियल पार्लियामेंट्री कमेटी है। बाकी कौन कौन सी है, बाकी एस्टिमेट कमेटी है, कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग। थर्ड कौन सी हो गई, थर्ड आपकी पब्लिक अकाउंट कमेटी हो गई। सो दिस इज व्हाट यू नीड टू नो अबाउट पब्लिक अकाउंट कमेटी। आपका होमवर्क क्या है, एस्टिमेट कमेटी के ऊपर आपको प्रॉपर सर्च करनी है। इससे भी PYQ उठे, मेंस में सवाल भी एज इट इज आया हुआ है, ठीक है। देखो यहाँ पे GS2 2018 क्वेश्चन, व्हाई डू यू थिंक द कमिटीज आर कंसिडर्ड टू बी यूजफुल फॉर पार्लियामेंट्री वर्क, डिस्कस इन दिस कॉन्टेक्स्ट द रोल ऑफ एस्टिमेट कमिटी। वही सेम चीज तो है, लेकिन आर्टिकल किसके ऊपर है, पब्लिक अकाउंट कमेटी के ऊपर। कल को अगर आर्टिकल एस्टिमेट कमेटी के ऊपर आएगा तब मैं क्वेश्चन आपके लिए सॉल्व करवा दूंगा, लेकिन मैंने आपके सामने प्रेजेंट सिर्फ इसलिए किया है जिससे आप समझ सको कि भाई इसकी रेलेवेंस है, ठीक है। 2013 क्वेश्चन देखो, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट पब्लिक पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन पब्लिक अकाउंट एज इट इज कंसिस्ट ऑफ नॉट मोर देन 25 मेंबर्स। अभी तो बताया भाई 15 होते हैं, कहाँ से ये लोग क्या कर दिए उठा करके, ध्यान से देखो, लोकसभा से थोड़ी होते हैं ये। स्क्रूटनाइज अप्रोप्रिएशन एंड फाइनेंस ऑफ द गवर्नमेंट, चलो ये भी ठीक है। एग्जामिन द रिपोर्ट ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, दिस इज ऑल्सो राइट। तो आप आसानी से पढ़ सकते हो 2 and 3 इज द राइट वन, ठीक है। चलो अब बात करते हैं MPSC 2020 क्वेश्चन, पब्लिक अकाउंट कमेटी पूछा गया है,
ठीक है। फिर अब हम लोग देखते हैं जो क्वेश्चन आया हुआ है GS2 2017 का क्वेश्चन, आपको डिस्कस करना है पब्लिक अकाउंट कमेटी का रोल इन एस्टैब्लिशिंग अकाउंटेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू द पीपल। अब इंट्रोडक्शन में क्या आप डालोगे कि भैया पब्लिक अकाउंट कमेटी क्या होती है, फिर बॉडी में आप डालिए क्या क्या करती है। करने का मतलब कॉन्टेक्स्ट ये होना चाहिए कैसे अकाउंटेबिलिटी इंश्योर कर रही है पब्लिक अकाउंट कमेटी, ऐसा कौन कौन सा काम कर रही है। तो कैग की रिपोर्ट को एग्जामिन कर रही है, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी और कैसे आ रही है, इरेगुलरिटीज डेविएशन पब्लिक फंड में कैसे हो रहा है उसको इंश्योर करती है कि कैसे बैलेंस किया जाए। लेजिस्लेटिव ओवरसाइट का काम करती है कि भाई गवर्नमेंट से सवाल जवाब करती है। जैसे अभी पूछा कि आपने जो EPCG स्कीम बनाई है तो उससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या जो USA ने हाई टैरिफ लगा रखा है उससे क्या मदद मिल पाएगी, नहीं मिल पाएगी। इम्पार्शियल तरीके से काम करती है, क्यों, क्योंकि इसका जो हेड होता है वो अपोजिशन पार्टी का एक मेंबर होता है। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है इंडिया भूटान रिलेशन के ऊपर। यहाँ पे कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है, ठीक है। तो 2 रेल लिंक के प्रोजेक्ट भूटान के साथ लॉन्च हुए हैं, एक कोकराझर, फिर आपका सिलेप्पू के साथ कनेक्ट कर रहा है, फिर आपका बनरहाट समसे ऐसे इसको पढ़ लो, ठीक है, समसे वेस्ट बंगाल में ये आपका कनेक्ट कर रहा है। 2 रेल प्रोजेक्ट है। अब सोचो सर ये क्या है, जो आपका सेकंड गेलेपू लिखा है, समसे लिखा है, ये आपका भूटान में है, ठीक है। फिर आपका कोकराझर और फिर आपका बनरहट ये कहाँ पे है, ये इंडिया में है। आसाम में कौन सा है, कोकराझाट है। फिर आपका वेस्ट बंगाल में है बनरहट, ठीक है। बस अब आपको इसमें पता करें गेलेप्पू, इसी से दिमाग में आ रहा होगा सर एलेप्पू, इसी से एलेप्पू के ऊपर सवाल भी पूछा गया है। ये 89 किलोमीटर्स का रेल लिंक है, बेसिकली 84,000 करोड़ की एस्टिमेटेड कॉस्ट पे बनाया गया है। ये MOU साइन हुआ है। यहाँ पे क्या होगा, 6 स्टेशन बनेंगे। बस मैंने आपको डिटेल प्रोवाइड कर दी है, ठीक है। आपको पता बस ये 4 वर्ड पता होने चाहिए कि भैया ये जो आपका कोकराझर है ये कहाँ पे है, ये आसम में है। जो गेलेप्पू है वो कहाँ पे है, वो है आपका भूटान में। फिर आपका बनरहट कहाँ पे है, वेस्ट बंगाल में है। फिर समसे कहाँ पे है, ये भूटान में। दैट्स ऑल, ठीक है। चलो अब इसका स्ट्रैटेजिक और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस देखा जाए तो भूटान का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर कहीं ना कहीं कहा जाता है। रेल कनेक्टिविटी इससे एनहांस होगी, ट्रेड, टूरिज्म, इंडस्ट्रियल ग्रोथ भी बढ़ेगी। इससे क्या होगा, भूटान को एक्सेस मिलेगा इंडियन रेल नेटवर्क का। बाकी और अगर देखा जाए कोलैबोरेशन देखा जाए तो कोलैबोरेशन 5 और हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स जॉइंटली डेवलप किए गए हैं इंडिया और भूटान के बीच में। फिर आपका जोगी होफा इनलैंड वाटरवे टर्मिनल भी ओपन हुआ है। आपको देखो इसकी डिटेल पे नहीं जाना है, वर्ड बाय वर्ड इसको वो नहीं पढ़ना है कि अरे सर ये चीज़ तो बड़ी अजीब सी लग रही है, सिर्फ एक इसकी लाइन पढ़ लो, आपको पता होना चाहिए हाँ सर ये है। जैसे गेलेप्पू है तो सिर्फ वर्ड को पढ़ लो, कहाँ पे है, प्लेसेस इन न्यूज़ पे पूछा जा सकता है, दैट्स ऑल। इन डिटेल बहुत ज़्यादा वर्ड बाय वर्ड की कितने स्टेशन से पास हो रहा है, अच्छा ये कौन सा पॉइंट है, उन सब चीज़ों पे आपको ध्यान नहीं देना है बिल्कुल भी। अब आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो यहाँ पे भी वर्ड यूज़ हुआ है एलेप्पो। ये UPSC 2018 का बेसिकली क्वेश्चन है और यहाँ पे किस चीज़ के ऊपर बात है, यहाँ बात हो रही है गेलेप्पो के ऊपर। तो ऐसे ही UPSC जनरली कंफ्यूज करता है, तो आपको ये दिमाग में रखना है कि एलेप्पो गेलेप्पो क्या है, ये सारी कन्फ्यूजन आपसे दिमाग से दूर हो जाए। फिर आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है वेसेनार अरेंजमेंट के ऊपर। अब देखिए वेसेनार अरेंजमेंट होता क्या है, ये देशों का समूह है, ठीक है। इसको कहते हैं मल्टीलैटरल एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजाइम। मतलब इस अरेंजमेंट में जितनी भी कंट्रीज़ होंगी वो आपस में एक दूसरे के साथ एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग रखती हैं कि भाई साहब हम लोग हमारी कंट्री से किसी भी तरीके का कन्वेंशनल आर्म या ऐसा आर्म जिससे ऐसा वेपन जिससे बहुत नुकसान हो सकता है, ऐसी टेक जिसका ड्यूल यूज़ हो, मतलब ह्यूमन पर्पस मेडिकल पर्पस के लिए भी हो सके, साथ ही साथ उसका पर्पस हो सके एक डिस्ट्रक्शन के लिए भी। जैसे कार्बन फाइबर का एक जनरल यूज़ भी कर सकते हैं, लेकिन कार्बन फाइबर का यूज़ मिसाइल्स बनाने में भी हो सकता है, बहुत ही डिस्ट्रक्टिव जेट्स बनाने में भी हो सकता है। इसको ड्यूल यूज़ कहते हैं, ठीक है। तो वेसेनार अरेंजमेंट के जो भी देश हिस्सा होते हैं वो ये श्योरिटी इंश्योर करते हैं कि भाई साहब हमारे देश में किसी भी तरीके का कोई कन्वेंशनल आर्म में एक्सपोर्ट नहीं हो रहा है। तो ये आर्टिकल कहता है भाई साहब अभी इस वेसेनार अरेंजमेंट में कुछ चैलेंजेस हैं। क्यों? क्योंकि ये लोग बात करते हैं कन्वेंशनल आर्म्स के ऊपर, जो आपके जनरल ट्रेडिशनल आर्म्स होते हैं, भैया हाँ AK-47 में ट्रेड नहीं होगा, इस मिसाइल में ट्रेड नहीं होगा। लेकिन आज का जो करंट सिनेरियो है ये ट्रेडिशनल आर्म्स के बियॉन्ड जा चुका है। ये बात करता है किसके ऊपर, डिजिटल रियलिटीज़ आज की ये है, क्लाउड सर्विसेज, साइबर सर्विलेंस, ये सारी क्या है, ये आज के समय सबसे बड़ा डिस्ट्रक्शन या सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। तो वहाँ पे कहने का पॉइंट है कि वेसेनार अरेंजमेंट उतने ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा है।
तो लिमिटेशन क्या है? लिमिटेशन सबसे पहली तो यही है कि इनिशियल लेवल पे इसको डिज़ाइन किया गया था फिजिकल एक्सपोर्ट को कंट्रोल करने में बेसिकली, ठीक है। इसका काम सॉफ्टवेयर बेस्ड बिल्कुल भी नहीं था कि सॉफ्टवेयर सर्विसेज को भी या ऐसे सॉफ्टवेयर को कंट्रोल करेगा जिससे कोई भी नुकसान या फिर कन्वेंशनल तरीके से किसी दूसरी कंट्री पे अटैक किया जा सकता हो। लेकिन आज के समय ये हो रहा है। अगर आप देखोगे रशिया यूक्रेन में क्राइसिस में क्या हो रहा है, कितने साइबर अटैक्स हो रहे हैं। आप इजराइल ईरान का कॉन्फ्लिक्ट, इजराइल पैलेस्टीनी कॉन्फ्लिक्ट में देखो कितना ज़्यादा साइबर टेक का यूज़ हो रहा है। तो ये सारी चीज़ों के लिए वेसेनार अरेंजमेंट को कहा जा रहा है कि वो सही से काम नहीं कर पा रहा है। एक प्रॉपर यूनिफॉर्म इंटरप्रिटेशन नहीं है मेंबर स्टेट्स में कि भाई साहब हम इन लूपहोल्स को कैसे फुलफिल करेंगे। सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस को किस तरीके से एक्सपोर्ट में कॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा, अभी मैं आपको बताऊंगा सॉफ्टवेयर एज सर्विस होती क्या है। तो इंडिया की पोजीशन पहले बताता हूं। इंडिया ने 2017 में ज्वाइन किया गया था। उसमें क्या किया इंडिया ने, स्पेशल केमिकल्स, ऑर्गेनिजम्स, मटेरियल, इक्विपमेंट्स, इन सब को लिस्ट किया था इसमें, ठीक है। अब इससे क्या हुआ, इसको लिस्ट करने से ये है कि इंडिया कह रहा है कि भैया हम लोग इस तरीके से ये जितने भी मटेरियल हैं, जितनी भी चीज़ें हमने लिस्ट की हैं, इनमें गलती से भी हम लोग एक्सपोर्ट गलत पर्पस के लिए नहीं करते हैं, बहुत ही ट्रांसपेरेंट तरीके से करते हैं। तो इसको करने से होता क्या है, इससे ग्लोबल इमेज कहीं ना कहीं अच्छी बनती है। जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं उनको पता चलता है भैया ये वेसेनार अरेंजमेंट के हिस्सा है, मतलब इनके देश में काम ठीक ठाक हो रहा होगा, ठीक है। तो ये एक पर्पस होता है। हर एक कंट्री किसी भी अगर कन्वेंशन का या किसी भी समिट का या आप कहो किसी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बन रही है, तो वहाँ पे कोई ना कोई बेनिफिट या फिर कोई इंटरेस्ट उसके लिए होना चाहिए। अब यहाँ पे देखो कुछ रिफॉर्म्स क्या बना बोले गए हैं, सजेस्ट क्या किए गए हैं। पहला क्या है भैया, इसके स्कोप को एक्सपेंड किया जाए कि जो क्लाउड इंफ्रा है उसको इंक्लूड करो, सर्विलांस सिस्टम को इंक्लूड किया जाए, एक्सपोर्ट का मतलब को रीडिफाइन किया जाए, क्योंकि एक्सपोर्ट मतलब कोई फिजिकल चीज़ इंडिया से जा रही है, लेट्स से अफगानिस्तान, या इंडिया से जा रही है ईरान। लेकिन आज के समय क्या हो रहा है, आज के समय तो सॉफ्टवेयर डिजिटली चले जा रहे हैं, है कि नहीं। अगर एक सॉफ्टवेयर मान लो, एक गूगल ने एक सॉफ्टवेयर बनाया, उसे यूएसए से इंडिया ट्रांसफर होने में कितनी देर लगती है, इन सेकंड्स आता है। तो क्या उस सॉफ्टवेयर का यूज किसी गलत पर्पस के लिए नहीं हो सकता, किसी इलिसिट पर्पस के लिए नहीं हो सकता? एब्सोल्युटली हो सकता है। तो इस वजह से वेसेनार में जो एक्सपोर्ट का मतलब है इसको रीडिफाइन करने की जरूरत है। इसमें यह बताना होगा कि भैया जो ऑब्लिगेशन है उसको बाइंडिंग बनाना होगा, क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन, ये जो अरेंजमेंट है ये वॉलंटरी लेवल पे काम करता है, ठीक है। इसमें कोई बहुत ज़्यादा आपको कंपल्शन नहीं है किसी मेंबर स्टेट को कि तुम्हें करना ही करना है ये, ठीक है। तो इसके चैलेंजेस भी आपको मैंने अच्छे से समझा दिए कि क्या है इसके जनरल चैलेंजेस। जो आपके मेंबर स्टेट्स हैं वो इनोवेशन को, सॉवरेनिटी को, इंडस्ट्री कंसर्न्स को, वो लोग भी उस चीज़ को हाईलाइट कर रहे हैं, कह रहे हैं भैया हम लोग इतना ज़्यादा ये रिमोट एक्सेस या फिर सॉफ्टवेयर वाली जो आप चीज़ें ट्रांसफॉर्म करने को कह रहे हो हम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है जो अभी वेसेनार अरेंजमेंट के सामने है। हम लोग कह तो रहे हैं कि भाई साहब वेसेनार में रिफॉर्म होनी चाहिए, लेकिन रिफॉर्म के लिए मेंबर स्टेट्स भी अभी रेडी नहीं है। अभी इतनी कॉम्प्लेक्सिटी है कि कौन से टेक को वेसेनार में लिस्ट किया जाए, कौन से टेक को ड्यूल यूज में देखा जाए। अगर एक टेक किसी पर्पस में, लेट्स से एक टेक का नाम है क्लाउड, क्लाउड में क्या होता है, डेटा स्टोर होता है। एक डेटा स्टोर हो रहा है जिसका पर्पस है मेडिकल इंश्योरेंस वाला, दूसरा है वहां पे क्या हो रहा है, वो हिट लिस्ट है सिविलियन की। तो बात डेटा स्टोरेज की है ना, तो वहां पे कैसे कैटेगराइज किया जाए ये पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब यहाँ पे वेसेनार अरेंजमेंट के ऊपर नोट्स दे दिया मैंने प्रॉपर तरीके से आपके सामने। ये मल्टीलैटरल एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजाइम है जिससे एक्सपोर्ट कन्वेंशनल आर्म्स में, ड्यूल यूज गुड्स में रोका जा सके। ये वॉलंटरी ग्रुप है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ठीक है। फीचर्स क्या है इसके, इसमें क्या होता है, जो स्टेट्स होते हैं, जो मेंबर स्टेट्स होते हैं, वो अपनी जो लिस्ट बनाते हैं उन लिस्ट में जो जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनको कंट्रोल करते हैं, जिससे क्या हो, उसका एक्सपोर्ट रुके और उसका कोई मिसयूज या इलीगल पर्पस के लिए इस्तेमाल ना किया जा सके। लिमिटेशन मैंने ऑलरेडी आपको समझा दी है। अब एक बार ऑस्ट्रेलियन ग्रुप के साथ भी कनेक्ट कर लो। दोनों के दोनों का एक ही पर्पस है कि भैया एक्सपोर्ट को कंट्रोल करना। लेकिन वेसेनार अरेंजमेंट देखा जाए तो कन्वेंशनल आर्म्स जो ड्यूल यूज गुड्स होते हैं, मतलब एक गुड का यूज प्लस के लिए करो, पॉजिटिविटी के लिए करो, उसी सेम गुड का यूज अगर निगेटिविटी के लिए या फिर डिस्ट्रक्शन के लिए किया जाए तो ड्यूल यूज कहलाते हैं जनरली। तो जो वेसेनार है ये कन्वेंशनल आर्म्स में होता है, लेकिन जो ऑस्ट्रेलियन ग्रुप है ये प्रिवेंट करता है केमिकल और बायोलॉजिकल वेपन का स्प्रेड होने से, ठीक है। एस्टैब्लिशमेंट आपको बता दिया। जो मेंबरशिप है 43 अप्रोक्सीमेटली होते हैं, मेजरली वेस्टर्न है, वेसेनार में भी मेजरली वेस्टर्न ही होते हैं, ठीक है। अगर ऑस्ट्रेलियन ग्रुप का मतलब समझना हो, समझ जाना कि CBG के ऊपर बात होती है, CBW जिसे हम कहते हैं केमिकल एंड बायोलॉजिकल वेपन से कनेक्टेड है ये, ठीक है। चलो
अब 2011 का क्वेश्चन देखिए, मैंने वेसेनार उठाया तो कोई ना कोई तो कारण होगा ही। रिसेंटली यूएसए हैड डिसाइडेड टू सपोर्ट इंडियाज मेंबरशिप इन अ मल्टीलैटरल एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजाइम कॉल्ड द ऑस्ट्रेलियन ग्रुप एंड द वेसेनार अरेंजमेंट। मैंने आपको बताया दोनों के दोनों क्या है, ये एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजाइम है, ठीक, ऑस्ट्रेलियन ग्रुप भी और वेसेनार। बस फर्क क्या है, जो ऑस्ट्रेलियन ग्रुप है ये बेसिकली बात करता है केमिकल और बायोलॉजिकल वेपन के ऊपर, वेसेनार बात करता है भाई साहब डायरेक्टली सीधी भाषा में कहा जाए कन्वेंशनल आर्म्स के ऊपर। कौन कौन से आर्म्स आप देखते हो, मिसाइल हो गया, गन्स हो गया, इन सब चीज़ के ऊपर बात करता है। दोनों के बीच में डिफरेंस यूपीएससी ने पूछा है, ठीक है। अब देखो वर्ड देखो, फर्स्ट स्टेटमेंट पे यहाँ क्या दिया है, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, दोनों के दोनों क्या है, इनफॉर्मल है, ठीक है, फॉर्मल कोई भी नहीं। आप अगर ध्यान दोगे यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है, ये सारे क्या है, ये पूरी तरीके से इनफॉर्मल रिजाइम है, इनफॉर्मल रिजाइम इसलिए लिखा है। और यहाँ पे क्या लिख दिया है, वेसेनार अरेंजमेंट इज अ फॉर्मल ग्रुप, एब्सोल्युटली रॉन्ग। ऑस्ट्रेलियन ग्रुप comprises predominantly of एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका। मैंने अभी बताया सारे के सारे इसमें मेजरली कौन से हैं, मेजरली आपकी वेस्टर्न्स हैं, ठीक है। तो ये भी आपका गलत हो गया, मैंने इसे लाइन हाईलाइट किए कैसे यूपीएससी ने ट्रैप दिया है। अब आप वेसेनार अरेंजमेंट को कौन सी किताब से ढूंढोगे, आप मुझे लिस्ट करिए, आप किसी किताब में ढूंढ सकते हो? नहीं, आपको करंट अफेयर की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी ये चीज़ पढ़ने के लिए, ठीक है। तो इसमें क्या है, नाइदर वन नाइदर टू इज करेक्ट। चलो अब हम लोग बढ़ते हैं सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस के ऊपर, क्योंकि हमने वेसेनार में ये भी समझा था। तो ये क्या होता है, बेसिकली ये एक क्लाउड कंप्यूटिंग मॉडल होता है जहां पे सॉफ्टवेयर ही प्रोवाइड करता है, ठीक है। सॉफ्टवेयर का यूज इस तरीके से किया जाता है कि यहाँ पे किसी प्रोडक्ट को नहीं डिलीवर किया जा रहा है, एक सॉफ्टवेयर को एक लोकली जाके इंस्टॉल कर दिया जाएगा और वो अपना काम करना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। ये इंटरनेट पे प्रोवाइड किया जाता है, इसलिए वर्ड समझोगे सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। यहाँ पे सर्विस क्या है, सॉफ्टवेयर को ही प्रोवाइड लोकली कर दिया जा रहा है। जैसे आप लोग गूगल वर्कस्पेस देखते हो, वर्कस्पेस देखते हो, इवन दो जीमेल, याहू, ये सब क्या है, ये सब सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस ही तो है। सॉफ्टवेयर ही तो आपके मोबाइल में इंस्टॉल हो रहा है, फिर आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। इससे क्या होता है, जो यूजर्स होते हैं एप्लीकेशन को रिमोटली एक्सेस करते हैं, सब्सक्रिप्शन होता है या फिर उस इंफ्रास्ट्रक्चर को अपने पास रखते हैं। इंफ्रा क्या होता है, मतलब मोबाइल सिस्टम। अब आप अपने जो एकदम ब्लैकबेरी छोटा सा फ़ोन आता है जो कीपैड वाला, उसमें तो आप नहीं डाल सकते हो, आपको ज़रूरत पड़ेगी ना उस टेक की, उस एडवांसमेंट की। एंड्रॉयड है तो एंड्रॉयड का कौन सा मॉडल है, अब यहाँ पे आईओएस के ऐप्स एंड्रॉयड में नहीं चलेंगे, एंड्रॉयड वाले आईओएस में नहीं चलेंगे। तो ये सारे क्या है, ये सारे सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस को शो करते हैं जो क्राइटेरिया होती हैं जनरली, ठीक है। अब इससे कनेक्टेड भी 2022 में सवाल आया, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस के रिगार्ड में कौन सा स्टेटमेंट सही है। SaaS buyers कैन कस्टमाइज द यूजर इंटरफेस एंड चेंज द डेटा फील्ड। अगर आप थोड़ा ध्यान से पढ़ोगे तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है कि यहाँ पे यूजर मतलब आप अपना यूजर इंटरफेस को चेंज कर सकते हो, ठीक है। आप यहाँ पे अपने डेटा को अपने डिवाइस पे एक्सेस कर सकते हो, वही सेम चीज़ तो लिखी है कि यहाँ पे डेटा को अपने मोबाइल डिवाइस से एक्सेस किया जा सकता है। आउटलुक, हॉटमेल, याहू, दे ऑल आर सास, एब्सोल्युटली राइट। तो 1 2 3 तीनों की तीनों इसमें सही है। आई होप आपको यहाँ पे एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही होगी। आर्टिकल बात करता है अक्टूबर 25 में जो एमपीसी की मीटिंग हो रही है, ये उसके ऊपर है, ठीक है। अब हुआ क्या यहाँ पे जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है उसकी मीटिंग स्टार्ट हुई है। जीएसटी रेट कट्स आपने देखा था रिसेंटली हुए हैं, तो उसी के बाद ये मीटिंग आई है। अभी तक इसका कोई कंक्लूजन नहीं आया है, लेकिन फिर भी यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे इकरा है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, इन लोगों ने क्या किया है, इनके होप्स कहीं ना कहीं हो रहे हैं कि भाई ये जो इंडोर मीटिंग हुई है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की, यहाँ पे रेट्स को हाई रखा जाएगा, लो किया जाएगा, जो आरबीआई का स्टैंड है उसमें चेंजेस आएंगे, इन सब चीज़ों के ऊपर डिस्कशन हुआ है। क्योंकि जो जीएसटी में रेशनलाइजेशन हुआ है उससे कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि भाई साहब डोमेस्टिक की डिमांड बूस्ट होगी, जीडीपी ग्रोथ होगी, तो उस पर एमपीसी का क्या एक रिस्पॉन्स होगा, एमपीसी किस तरीके से रिएक्ट करेगी उसके ऊपर, ये देखने वाली चीज़ होगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कुछ वर्ड्स यूज हुए हैं, अभी तक इसका कोई भी चीज़ नहीं है, इसलिए बोल रहे हैं एमपीसी में होल्ड रेट्स। क्या है ये, इसका कहने का मतलब है कि अभी प्रोबेबिलिटी है, पॉसिबिलिटी है, कोई इसका कंक्लूजन नहीं आया है। लेकिन हमें कंक्लूजन से क्या करना, आप आरबीआई के या फिर बैंकिंग वाले तो नहीं हो, आपको पता होना चाहिए एमपीसी होती क्या है। फिर यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है इकरा, मैं आपको दोनों बताऊंगा और दोनों से जो पीवाईक्यू उठे हैं आपको दिखाता हूँ। एमपीसी क्या है, ये आरबीआई एक्ट 1934 जो कि एमेंड 2016 में किया गया था, उसके द्वारा ये एस्टैब्लिश की गई थी। इसका पर्पस क्या है, ये कमिटी में जो आपके बेंचमार्क पॉलिसी रेट्स होते हैं, जैसे रेपो रेट हो गया, फिर इकोनॉमिक ग्रोथ कैसी होगी, प्राइस स्टेबिलिटी, उन सब को इंश्योर करने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनाई गई थी। रेपो रेट क्या होता है, बेसिकली आसान सी भाषा में समझो कि एक बैंक होता है, एक आप होते हो कंज्यूमर जिसे कहते हैं,
जब आप कंज्यूमर बैंक से जाके लोन लेते हो तो आप क्या कहते हो, उस पर इंटरेस्ट देते हो जनरली। लेकिन जब बैंक को ही ज़रूरत हो लोन की तो किसके पास जाएगा, आरबीआई के पास जाएगा। तो जो इंटरेस्ट आरबीआई उसके ऊपर लगाएगी उसे हम लोग क्या कहते हैं, रेपो रेट कहते हैं। रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, जब आरबीआई बैंक से लोन ले तो उस पर जो इंटरेस्ट लगता है वो रिवर्स रेपो रेट होता है, बहुत सिंपल सी भाषा में, ठीक है। तो एमपीसी की जो मीटिंग होती है इसका मेन उद्देश्य होता है जो सीपीआई होता है उसको मेंटेन करना। इन्फ्लेशन, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से जो इन्फ्लेशन कैलकुलेट किया जाता है उसको आरबीआई ने रखा है 4%, और उसमें +-2% का टॉलरेंस बैंड भी डाला गया है। मतलब आरबीआई कहना है कि भाई साहब हम लोग 4% के इन्फ्लेशन को टॉलरेट कर सकते हैं, अगर इससे 6% भी जा रहा है तब भी, या इससे 2% आ रहा है तब भी, मतलब ये हमारा 4% एक स्टेबल पॉइंट आरबीआई ने रखा हुआ है। इसमें मेंबर कौन कौन होता है ये आपको पता होना है। 6 मेंबर होते हैं, 3 आरबीआई से और 3 एक्सटर्नल मेंबर जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। फीचर्स क्या होते हैं, ये बाई मंथली 6, मतलब पूरे साल में 6 बार बैठती है, इससे ज़्यादा ही बैठ सकती है, कोई ऐसे क्राइटेरिया नहीं है। हर एक मेंबर के पास एक वोट होता है, कास्टिंग वोट की पावर गवर्नर के पास होती है। इसका सिग्निफिकेंस क्या होता है, ये ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी मॉनेटरी पॉलिसीज़ के जो डिसीजंस होते हैं उसमें इंश्योर करती है। इन्फ्लेशन टारगेटिंग के ऊपर फोकस करती है, साथ ही साथ जो ग्लोबली बेस्ट प्रैक्टिसेस होती हैं सेंट्रल बैंक्स की उन सब को ये अडॉप्ट करती है और इंडिया में उसको इंप्लीमेंट करने का काम करती है, ठीक है। अब देखिए 2017 का क्वेश्चन, एज इट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग एमपीसी, इट डिसाइड्स द आरबीआई बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट। ऑब्वियस सी बात है, इट इज 12 मेंबर बॉडी, अभी तो बताया मैंने कि भाई 6 मेंबर। इट फंक्शन अंडर चेयरमैनशिप ऑफ यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, अभी तो मैंने बोला कि भाई साहब जो कास्टिंग वोट है गवर्नर है, मतलब इस पे कौन हेड करेगा, गवर्नर करेगा। तो 2 और 3 इज द रॉन्ग, आप आसानी से बोल दोगे 1 इज द राइट वन। फिर अब आते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल पर। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है आईआईपी इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के ऊपर। मतलब ये होता क्या है, इंडेक्स मतलब क्या होता है, इंडेक्स मतलब लिस्ट ऑफ गुड्स विच आर बीइंग प्रोड्यूस्ड, बस यही मतलब है। अब हम बात कर रहे हैं इंडस्ट्रियल की, ठीक है। मतलब इंडिया की जो इंडस्ट्रीज हैं उसमें कितनी वॉल्यूम या फिर उसमें कितनी ग्रोथ हुई है, आईआईपी जिसे इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन भी कहते हैं ये उसे मेजर करता है। तो कहा जा रहा है भाई साहब जो आईआईपी की ग्रोथ है वो कहीं ना कहीं स्लो हुई है अगस्त के महीने में, ठीक है। अब यहां से क्या हुआ, यहां से पॉइंट ये हो रहा है कि कुछ सेक्टर्स पॉजिटिवली हैं, कुछ सेक्टर अभी भी इम्पैक्ट हो सकते हैं। अब इन सभी चीज़ों के ऊपर डिस्कशन इसलिए हो रहा है क्योंकि यूएसए ने अपने टैरिफ रेट्स इंक्रीज किए हैं, तो उससे अभी तक इम्पैक्ट इंडिया के ऊपर नहीं हुआ है, लेकिन चांसेस हाई हैं कि इसका इम्पैक्ट हो सकता है। अगर कुछ सेक्टर देखे जाए, जैसे माइनिंग के देखे जाए, वो कहीं ना कहीं क्या पॉजिटिव ग्रोथ हो रही है, प्राइमरी गुड में पॉजिटिव ग्रोथ है, इलेक्ट्रिसिटी में पॉजिटिव ग्रोथ है। लेकिन कुछ सेक्टर्स ऐसे जहां पे धीरे 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 इम्पैक्ट पड़ना स्टार्ट है, वो है मैन्युफैक्चरिंग, कैपिटल गुड देखा जाए, कंज्यूमर ड्यूरेबल देखा जाए, फिर आपका कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल देखा जाए। इसमें कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, इसमें धीरे 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 बोलते हैं ना, एक होता है इंक्रीज करना, जैसे पहला 2 पे इंक्रीज हुआ, फिर दूसरा क्या हुआ 4 पे गया, फिर उसके बाद आपका 7 पे गया। लेकिन फिर अगर कहा जाए कि पहला जो है हम 2 यूनिट इंक्रीज हुआ, उसके बाद 3 यूनिट इंक्रीज हुआ, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ, तो इससे क्या हो रहा है, पहला जो आपका दोनों का डिफरेंस था वो 2 यूनिट था, उसके बाद 1 यूनिट आया, मतलब बढ़ तो रहा है लेकिन धीरे 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 मार्जिन कम होती जा रही है। तो ये कह रहे हैं कि भैया कुछ सेक्टर्स क्या है, ग्रोथ तो हो रही है लेकिन धीरे 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 उनमें कमी भी आ रही है। तो एक पॉइंट ऐसा भी आ सकता है कि ग्रोथ 0 हो, लेकिन अगेन इट इज़ जस्ट प्रोबेबिलिटी, अभी ये चीज़ होना बिल्कुल भी संभव नहीं है, क्योंकि इंडिया ऑलरेडी जितनी भी मार्केट यूएसए में थी उसको डाइवर्सिफाई करने के लिए इंडिया ने, जो आप नोटिस किया होगा कि एफटीए साइन कर रखे हैं, फिर आपको मैंने बताया डिफरेंट स्कीम्स गवर्नमेंट ने लॉन्च कर रखी है जिससे डोमेस्टिक प्रोडक्शन और डोमेस्टिक कंजम्पशन दोनों इंक्रीज हो सके, ठीक है। आईआईपी का मतलब क्या होता है, ये इंडिया की इंडस्ट्रियल ग्रोथ को मेजर करता है कि कितनी वॉल्यूम में प्रोडक्शन हुआ है। अब प्रोडक्शन क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग होती है, माइनिंग होती है, इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर, मतलब पूरी की पूरी इंडस्ट्रीज जो इंडिया में है उसमें कितनी ग्रोथ हुई है उसको मेजर करता है आईआईपी। ये कौन रिलीज करता है आईआईपी का डेटा, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस रिलीज करता है। अब मैंने आपको बताया भैया पूरे सारे सेक्टर्स इंडस्ट्रियल ग्रोथ में आ गए, लेकिन अगर 100% टोटल है तो इसमें कुछ ऐसे भी होंगे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मान लेते हैं 100 अगर एरियाज हैं उसमें से 8 एरियाज या 8 इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जो कि जिनका परसेंटेज सबसे ज़्यादा है, मतलब मैंने कहा टोटल 100% है, 100% में से 40% आईआईपी का केवल 8 कोर इंडस्ट्रीज ले जाती हैं, जिसमें कोल, क्रूड, नेचुरल गैस, रिफाइनरी, ये पूरे 8 के 8 इंडस्ट्रीज होती हैं। इनको 8 कोर इसीलिए कह रहे हैं कोर, क्योंकि 40% पूरा का पूरा रेशियो इन्हीं के पास है। लेकिन अब एक चीज़ समझना, जो आईआईपी होता है बेटा वो एनएसओ रिलीज करता है, लेकिन जो 8
एट कोर इंडस्ट्रीज होता है उसको ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर के द्वारा रिलीज किया जाता है। इसका परसेंटेज जरूर आपको पता होना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन इस पे पूछे जाते हैं। अब आप एक काम करो, आईआईपी और एट कोर इंडस्ट्रीज को एक साथ अगर कनेक्ट करोगे तो मैंने आपको पहले बताया एट कोर इंडस्ट्रीज क्या करती है, ये लीडिंग इंडिकेटर कही जाती है, क्योंकि अगर एट कोर इंडस्ट्रीज में कहीं ना कहीं ग्रोथ हो रही है तो पूरी इकोनॉमी में ग्रोथ हो रही है। आप सोच के देखो, सारे के सारे तो आ गए, कोल, क्रूड, नेचुरल गैस, फर्टिलाइजर, स्टील, सीमेंट, इलेक्ट्रिसिटी, है कि नहीं। तो ये पूरी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की ग्रोथ को शो करता है। दोनों के मॉनिटरिंग करने का बेनिफिट ये होता है, हम लोग अर्ली फोरकास्ट कर सकते हैं, पॉलिसी को अलाइन कर सकते हैं, अगर कभी थोड़ा बहुत चेंज हो रहा है, इम्पैक्ट पड़ने वाला है, तो उन सब चीज़ों को हम इम्प्रोवाइज कर सकते हैं। चैलेंजेस क्या है? पहले चैलेंजेस तो ये है कि भैया दोनों की जो रिलीजिंग अथॉरिटी है वो डिफरेंट है। आईआईपी को रिलीज कर रहा है एनएसओ, और जो आपका ओईई है, इसका मतलब क्या होता है, आपका इंडेक्स ऑफ एट कोर इंडस्ट्रीज जो है उसको रिलीज कौन कर रहा है? ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर। तो दोनों का अलग डेटा रिलीज अलग अलग बॉडी कर रही है, तो डेटा में डिफरेंसेस होता है, प्रॉपर तरीके से कवरिंग नहीं हो पाती है। ये भी एक बहुत बड़ा इसमें कॉज है, एक चैलेंज है। अब आप नोटिस करिए 2012 क्वेश्चन इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में क्या बोला गया है, एट कोर इंडस्ट्रीज पे पूछ लिया गया है। आपको कह रहे हैं कि भैया आप जो है इनको क्या करना है, आपको विच वन ऑफ द अमंग आर दोज इन एट कोर इंडस्ट्रीज। आप एक बार पढ़ो यहाँ पे, आप उसको यहाँ पे कनेक्ट करो, आसानी से कर लोगे। मतलब सीमेंट है, आप यहाँ से देखो सीमेंट इसमें है, फिर आप नेचुरल गैस देखो, क्या कहीं नेचुरल गैस लिखी है? नेचुरल गैस लिखी है। रिफाइनरी प्रोडक्ट, क्या कहीं रिफाइनरी प्रोडक्ट लिखा है? आप ध्यान से देखो, अगर दिखेगा तो ऑब्वियस सी बात है वो भी है। टेक्सटाइल, क्या टेक्सटाइल कहीं पे लिखा है? ध्यान से देखो, टेक्सटाइल आपको दिखेगा, कहीं पे भी नहीं लिखा है। तो क्या 1 2 3 4 सारे के सारे इसमें सही नहीं है, केवल आपके 1 2 3 4 सही है, 5 नहीं सही है इसमें। ठीक है, चलो फिर 2015 का क्वेश्चन देखिए, इंडेक्स ऑफ एट कोर इंडस्ट्री से पूछा गया है। इसमें कह रहे हैं कि भैया किस में सबसे हाईएस्ट वेटेज है, इन चार ऑप्शन में से हाईएस्ट वेटेज किसका है? तो आप देखिए कोल का कहाँ है, इलेक्ट्रिसिटी का कहाँ है, तो ऐसे करने से आपको आइडिया लग जाएगा अच्छी तरीके से। अब नेक्स्ट आर्टिकल हमारा बात करता है कुछ स्पोर्ट्स रिलेटेड इवेंट्स के ऊपर। यहाँ पे राइडर कप है और हमारा जूनियर वर्ल्ड एयर राइफल की जो चैंपियनशिप है उसमें कौन जीता है, बस इतना ही जानो। अगर आप राइडर कप की बात करें जो गोल्फ रिलेटेड होता है, यहाँ पे यूरोप की टीम ने यूएसए को हरा दिया है, और जो आपका जूनियर वर्ल्ड एयर राइफल मेडल की चैंपियनशिप है उसमें ओजस्वी ठाकुर को मेडल मिला है। दैट्स ऑल, इतना ही जानिए, आपको बहुत डिटेल में ले जाने की ज़रूरत इसमें नहीं है। ठीक है, चलो आई होप आपको इस आर्टिकल से मदद मिली होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।